सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। रोज़ाना आप मेरे साथ एक तरफ अलीना को देखते हैं और एक तरफ राना ताहिर साहब को देखते हैं। थोड़ी देर बाद वो डेफिनेटली मुझे ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन प्रोग्राम का यह हिस्सा आज इसमें मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। पाकिस्तान की जो सियासत है, रीसेंट पॉलिटिक्स में अगर हम देखते हैं तो करप्शन के ख़िलाफ़ और करप्ट प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के लोग उठ खड़े हुए हैं और फिर एक तारीख साज फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा स्कैंडल्स में, जिसमें जो वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब, उनको इस बिना पर नाअहल करार दे दिया गया कि उनके कागजात नामजदगी में जिस वक्त वो बतौर MNA इलेक्शन के लिए जा रहे थे तो एक उसमें अकामे का जिक्र नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया कि क्योंकि उन्होंने अपनी इस इनकम को छुपाया नॉमिनेशन पेपर्स में, इसलिए वो इस बात के अहल नहीं हैं कि वो पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी कर सकें। और जो आर्टिकल जिसके तहत उनको सज़ा सुनाई गई वो था 62(1)(f, वो मेरे सामने मौजूद है। ये सारे कागजात भी आप देख रहे हैं, मैं वो पढ़ देता हूँ। 62(1)(f ये कहता है कि कोई भी वो शख्स अगर जो होना चाहिए अहल कौम को लीड करने का, मजलिस शूरा यानी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या सेनेट के मेंबर बनने का जो अहल हो, उसको क्या होना चाहिए? ही इज़ सजेशियस, राइटियस, नॉन प्रोफिलिगेट, ऑनेस्ट एंड अमीन, देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कंट्रेरी बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ। यानी उर्दू भी मैं आपको बता देता हूँ कि समझदार हो, पारसा हो, ईमानदार हो, सादक और अमीन हो, किसी अखलाकी पस्ती में मुलव्वस ना हो, कोई झूठी गवाही ना दियो, झूठा बिल्कुल ना हो। ये हैं वो बेंचमार्क जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के लिए तय किए गए। और तहरीक इंसाफ के ये कहते थे नवाज शरीफ साहब से कि आपसे रसीदें मांगी हैं, आपने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है, आपसे कहा है कि इसकी ट्रेल दे दें, तो अगर आप ट्रेल दे देंगे तो आप बिल्कुल हमें क़यादत करने के हकदार होंगे, वगरना आप नाअहल होंगे। आज यही सवाल मैं तहरीक इंसाफ के कायदीन से कर रहा हूँ। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं लेके आया हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से आज मैं मुखातिब हूँ और एक मुकदमा हमने जो कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें भी हमने दायर कर दिया। ये मुकदमा दायर हो चुका है और सवाल उसमें ये है कि इस हुकूमत के एक बहुत अहम वज़ीर फवाद चौधरी फवाद हुसैन, कभी वो फवाद अहमद हैं, कभी वो फवाद फरीद अवैस हैं, उनका क्या नाम है वो ये अदालत में आके बताएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में ये 3 नामों से जाने जाते हैं। पहले वज़ीर इत्तलात और नशरियात थे, आजकल वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में वो प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान हों। तो उनके हवाले से उनके नॉमिनेशन पेपर्स में जो उन्होंने बताया, जब हमने इसकी तहकीक की, आज मैं आपको नाज़रीन ये बताने जा रहा हूँ कि वो बिल्कुल उसका उलट है। जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में जो बातें कही हैं उससे कहीं ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टी है। बहुत सारी प्रॉपर्टी उनकी बेगम के नाम, उनके नाम, उसका उनके कागजात नामजदगी में किसी तरह से भी कोई उसका इंदराज नहीं है, और उनकी इनकम के हवाले से जो उनके पास पैसे हैं उसके हवाले से उनका इनकम टैक्स रिटर्न उनके दावों को मैच नहीं करता। तो आज सवाल यही है जनाब इमरान खान साहब से कि फवाद की रसीदें चाहिए। अगर उनके पास भी रसीदें नहीं हैं तो वो भी उसी तरह घर जाएंगे जिस तरह जनाब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया। मैं सबसे पहले इंसान का जो मामूल की चीज़ें करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उससे आपको पता चलता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप किन चीज़ों की आप उनको अहमियत देते हैं। मैं सबसे पहले जो चाहूँगा कि हम फवाद साहब के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसके पहले सफ़े पे अगर हमारी प्रोड्यूसर साहब आपको ले जाएं तो उसमें आप देखेंगे कि एक तो आपको फवाद साहब की तस्वीर नज़र आएगी, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है हल्का इंतखाब का नाम का नंबर और नाम वो खाली है बिल्कुल।
फिर उसके आगे कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली का कॉलम है कि ये आप किस चीज़ का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो दोनों कॉलम मुकम्मल तौर पे खाली हैं। यानी आप असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आप फॉर्म जब भर रहे हैं उनको फिलअप कर रहे हैं, तो जो सबसे पहली 2 लाइनें हैं आपने उनको ही खाली छोड़ दिया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब आ जाते हैं हम नाज़रीन, सबसे अहम चीज़ वो फॉर्म बे है। बाकी तो चीज़ें सारी डिस्कस हम साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन फॉर्म बे जो है वो बुनियादी तौर पर आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है, आपका रिकॉर्ड है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपकी मालियत इस वक्त क्या है, जो आपकी जायदाद है उसके बारे में आप सारी तफसीलात देते हैं। ये जो उन्होंने फॉर्म सबमिट किया ये 2017 के हवाले से है। ये फॉर्म बे जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ दाखिल किया, ये 30 जून 2018 तक जो उनके पास था उसके हवाले से ये उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए। मैं इसकी तफसील आपको बता देता हूँ। ये कागजात नामजदगी जो थे नाज़रीन, ये 7 जून 2018 को जमा करवाए गए और ये फॉर्म बे 2017 में दिए गए असासाजात की जो तफसीलात हैं ये 30 जून 2017 तक की हैं। अब कागजात नामजदगी में फवाद हुसैन साहब का जो रिहाइश गाह है वो मौज़ा लुद्धड़, तहसील दीना, ज़िला झेलम दर्ज है, लेकिन फॉर्म बे 2017 के मुताबिक फवाद चौधरी की लुद्धड़ में कोई जायदाद नहीं है। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक उनकी ज़रई ज़मीन 41 कनाल 14 मरले चक नंबर 119 EB तहसील आरफ वाला ज़िला पाकपतन में है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ यहाँ पर। जो इनका अपना गांव है वो मौज़ा लुद्धड़ है, जो मंगला स्पिल, अगर आप डाउन आए कनाल में तो तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मंगला डैम बनाया गया तो बहुत सारी जो ज़मीनें थीं वो मुख्तलिफ़ ज़िलों में यहाँ के रहने वाले लोगों को दी गई थी, उनको आबादकार कहा जाता है, वहाँ पर उनको वो लैंड दी गई थी। तो आरफ वाला तहसील ज़िला पाकपतन में इनके वालिद साहब को जो ज़मीन अलाट की गई थी उसका इन्होंने ज़िक्र किया है। अगर आप फॉर्म बे को देखते हैं तो इनकी जो जायदाद है जो ये बताते हैं उसमें इन्होंने जो डिक्लेयर की है, मैं फिर पढ़ देता हूँ। 41 कनाल 14 मरले चक नंबर 119 EB तहसील आरफ वाला पाकपतन। इसकी कुल मालियत कागजात के मुताबिक 20 मिलियन रुपए है। इस फॉर्म बे के मुताबिक जनाब फवाद चौधरी साहब की बैरून मुल्क कोई उनकी ज़मीन नहीं है। कागजात नामजदगी के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदा सरमायाकारी जो थी उनकी वो फर्स्ट लॉ कंपनी जिसकी मालियत 50,000 रुपये है। फॉर्म बे के मुताबिक इनके फॉरेन रेमिटेंस जो हैं, बाहर से आने वाली जो रकम है वो 95,670 रुपये है। लेकिन वहीं पर ये लिखते हैं कि बैरून मुल्क से लाए गए जो पैसे हैं उससे इन्होंने 12,50,000 रुपये की अपनी बेगम के नाम पर सरमायाकारी की। मैं ये रिपीट कर देता हूँ कि जो पैसे बाहर से आए वो 95,000 रुपये थे, लेकिन जो उससे सरमायाकारी की गई वो 12,50,000 रुपये। 95 के बाद जो ऊपर वाली रकम है वो कैसे आया इसका कोई जिक्र नहीं है। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक फवाद चौधरी साहब की 2 बीवियां हैं जिनके नाम साइमा एजाज और डॉक्टर हिबा हैं। साइमा एजाज की रिहाइशगाह हाउस नंबर 863 W ब्लॉक DHA लाहौर में है, जबकि दूसरी बीवी डॉक्टर हिबा सेंटोरस में रिहाइश पजीर हैं। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक फवाद चौधरी ने 1,45,00,000 रुपए का कर्जा अपने मामू को दिया। ये 7 जून 2018 को जो फॉर्म बे सबमिट किया गया उसकी तफसीलात हैं। फिर ये बताया गया इस फॉर्म बे में कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो प्लाट मिला उसकी मद में 40 लाख रुपए अदा किए गए। इसी फॉर्म के मुताबिक इंश्योरेंस पॉलिसी की जो वैल्यू है वो 25 लाख रुपए बताई जाती है। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक गाड़ियों की तादाद 1 है, यानी फवाद चौधरी साहब की एक गाड़ी है होंडा सिविक, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर
AB247 इस्लामाबाद है, उसकी मालियत 24,45,000 रुपये बनती है। जबकि हकीकत यह है कि उनकी दूसरी बेगम डॉक्टर हिबा के पास भी 2 गाड़ियां हैं, उनकी पहली बेगम सामिया एजाज के पास भी 2 गाड़ियां हैं, और ज़िला लुद्धड़ उनका जो मौज़ा लुद्धड़ जो उनका घर है वहाँ पर भी 3 गाड़ियाँ जिनमें 2 SUVs हैं वो मौजूद हैं। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक फवाद चौधरी के असासाजात में 130 तोला के जेवरात हैं जिनकी मालियत 20 लाख बताई जाती है, जो मार्केट वैल्यू के मुताबिक भी गलत है, इसलिए कि उस वक्त इसकी मालियत तकरीबन 65 लाख रुपए बनती है। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक फवाद चौधरी के अकाउंट में 1,67,98,350 रुपए हैं, लेकिन इन अकाउंट्स की तफसीलात इस फॉर्म में नहीं दी गई। और ज़ाती फर्नीचर की मालियत सिर्फ 3 लाख रुपए बयान की गई है। सेंटोरस में कितने का फर्नीचर है, जो W ब्लॉक घर में कितना फर्नीचर है, और जो मौज़ा लुद्धड़ में उनका घर है उसमें कितना फर्नीचर है। टोटल फर्नीचर जो है बताया जा रहा है कि उसकी तादाद सिर्फ 3 लाख रुपए है। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक ज़रा थोड़ा इनकम टैक्स की डिटेल जो उन्होंने दी है कि उन्होंने पैसे कितने कमाए। 2017 के मुताबिक फॉर्म बे 2017 के मुताबिक 2015 में फवाद चौधरी की इनकम 61,90,39 रुपये रही, जबकि 2016 में ये इनकम 72,40,800 रुपये रही। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक 2017 में फवाद चौधरी की इनकम 1,49,060 रुपये रही। फॉर्म एक और जो अनोमली इन फॉर्म्स में नज़र आती है, आपको हम ये अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक फवाद चौधरी ने पार्टी को कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन जब हम रिकॉर्ड देखते हैं तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 50,000 रुपये की रसीद जो तहरीक इंसाफ को दी गई फवाद चौधरी की तरफ से, सर्टिफाइड रसीद आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मैं आपको फॉर्म बे जो 23 दिनों के बाद जमा करवाया गया उसकी मैं आपको तफसीलात देता हूँ, उसमें आप देखें। और ये जो फॉर्म बे हमने आपको बताया जो नॉमिनेशन पेपर्स के साथ फाइल हुआ, उसमें और दूसरे फॉर्म बे में कितनी ज़्यादा अनोमली है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ये आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा। यहाँ पर जो फॉर्म बे अब जमा कराया गया है उसके मुताबिक इसमें 12 एकड़ 6 कनाल ज़मीन में इजाफा किया गया है, और ये बताया गया कि ये विरासती ज़मीन है, और ये बताया गया है कि ये इनकी वाइफ सामिया एजाज के नाम है। 2017 में गोया इस एसेट को छुपाया गया, जो एक खिलाफ वर्जी है पाकिस्तान के कवानीन की, कि जो 2017 में इन्होंने अपना फॉर्म बे दिया उसमें ये ज़मीन 12 एकड़ 6 कनाल नहीं दिखाई गई, जबकि जो बाद में फॉर्म बी लेटेस्ट जो फॉर्म बी जमा कराया गया उसमें इस जायदाद को ज़ाहिर किया गया और उसमें लिखा हुआ है कि यह विरासती ज़मीन है। इसके मुताबिक 2018 के फॉर्म में ये लिखा गया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी कन्वीनियंस स्टोर प्राइवेट लिमिटेड में की गई, जबकि 2017 में इसको शेयर्स की मद में दिखाया गया। अब इसको ये कहा गया कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। फॉर्म बे 2018 के मुताबिक किताबिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स दूसरी बीवी हिबा के नाम पर जाहिर की गई, इससे पहले ये इसको छुपाया गया। फिर फॉर्म बे 2018 के मुताबिक बीवी को कन्वीनियंस स्टोर प्राइवेट लिमिटेड के लिए 1,05,00,000 रुपए का कर्जा दिया। ये कर्जा कहाँ से आया इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, ये रकम कहाँ से आई इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। फवाद चौधरी साहब ने अपने मामू को भी 40 लाख रुपए का कर्जा दिया। फॉर्म बे के मुताबिक ये जो 2018 में सबमिट किया गया, फवाद चौधरी ने 65 लाख के प्राइस बॉन्ड खरीदे। ये रकम कहाँ से आई इसके सोर्स के बारे में नहीं बताया गया। फॉर्म बे 2018 के मुताबिक फवाद चौधरी ने 35 लाख रुपए बीवी को कर्ज दिया, ये रकम कहाँ से आई इसके बारे में भी नहीं बताया गया। फॉर्म बे 2018 के मुताबिक अब जेवरात में
70 तोले का इजाफा किया गया। इससे पहले यह बताया गया था कि 130 तोला सोना है, जिस अब ये कहा गया कि इसमें 70 तोले का इजाफा कर दिया गया, यानी ये 200 तोले, और इसकी मालियत में 10 लाख रुपए का इजाफा करके बताया गया। ये रकम कहाँ से आई ये भी नहीं बताया गया। फॉर्म बे 2018 के मुताबिक फवाद चौधरी ने यह बताया कि अब उनकी कोई गाड़ी नहीं है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि 7 गाड़ियाँ इनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं, और ये जो फॉर्म बे है इसमें उस गाड़ी का जिक्र भी नहीं है जो 2017 के प्रॉपर्टी के हवाले से जो होंडा सिविक जिसका जिक्र किया गया था। अब ज़रा आ जाइए कि इनके पास पैसा कितना है, कैश इन हैंड कितना है। फॉर्म बे 2018 के मुताबिक फवाद चौधरी के पास 2,67,09,500 रुपए मौजूद हैं। यह रकम कहाँ से आई इसका नहीं कुछ बताया गया। 1,40,48,949 रुपए उनकी वाइफ साइमा फवाद के पास हैं। हिबा फवाद के पास 8,88,262 रुपए हैं। अब टोटल कैश इन हैंड जो इनके फॉर्म बे के मुताबिक है वो 3,62,46,661 रुपए है। फॉर्म बे 2018 फवाद चौधरी के पास 51,11,558 रुपए जौहर टाउन बैंक की ब्रांच में है, स्टैंडर्ड चार्टर ब्रांच में। फवाद चौधरी के पास गुलबर्ग ब्रांच में 45,03,040 रुपए मौजूद हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि स्टैंडर्ड चार्टर बैंक गुलबर्ग में डॉलर अकाउंट भी है, जिसमें 11,78,862 डॉलर, और फिर एक और अमाउंट है जिसका जिक्र है 9,468 डॉलर मौजूद हैं। अब डॉलर्स अकाउंट में जो पाकिस्तानी रकम है उसकी मालियत बनती है 18,65,67,810 रुपये, जबकि एक और अकाउंट बैंक अल्फला दीना जेलम में है जिसमें 40,05,710 रुपये मौजूद हैं। ये जो सारी रकूम हैं ये कहाँ से आई हैं इसके हवाले से कोई ज़िक्र नहीं है। इसके हवाले से जो इजाफ़ा है रकम में उसके हवाले से फवाद चौधरी साहब का जो फॉर्म बे है वो बिल्कुल खामोश है। ये असासा जात पर अगर हम नज़र डालते हैं तो तफसीलात के मुताबिक 2015 से 2016 तक इनकम में, जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ 11 लाख का इजाफा है, जबकि 2016 से 2017 तक तकरीबन 28 लाख का इजाफा है। 2017 से 2018 के दरमियान ये इजाफा 5 से 6 करोड़ रुपए ज़्यादा बनता है। किस तरह से आया इसके हवाले से कोई तफसील नहीं है। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ नाजरीन, कि जो जायदादें छुपाई गई हैं, जो एसेट्स छुपा दिए गए हैं, जिसमें जो उनकी वाइफ के नाम जो ज़मीनें हैं, जो उनके एनेक्स जो उनका फॉर्म बे है जिसमें अपनी सारी जायदाद का जिक्र करना है, उन फॉर्म्स में ये जो मैं प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहा हूँ ये छुपाई गई हैं, इनका कोई जिक्र नहीं किया गया। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये खेवट नंबर 31 और उसमें 47,600 में से 1360 हिस्सा जो है खेवट नंबर 31 में वो साइमा एजाज का है। फिर आ जाइए खेवट नंबर 27 में, ये जो इसमें बताया जा रहा है कि नौयत हकूक़ ये हकदार शामिलात हैं, इसमें 42,1056 में से 6914 हिस्सा जो है साइमा एजाज के नाम है। ये जो इस जायदाद का बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया कागजात नामजदगी में। फिर खेवट नंबर 27 में आ जाइए। यहाँ पर जो नौयत हकूक़ है ये साइमा एजाज साहिबा इसकी मालिक हैं, और 42,1056 जो टोटल हिस्सा है इसमें 8432 हिस्सा जो है ये साइमा एजाज साहब का है। फिर आ जाइए खेवट नंबर 28, इसमें जो नौयत हकूक़ है हकदार शामिलात में ये 4790,016 टोटल हिस्सा है, और उसमें 174720 हिस्सा जो है वो साइमा एजाज साहिबा का है। फिर आ जाइए खेवट नंबर 41 में
टोटल हिस्सा 5224, उसमें 1904 हिस्सा साइमा एजाज का है। फिर आ जाइए खेवट नंबर 44, इसमें जो टोटल हिस्सा है 97376 है, उसमें 10608 साइमा एजाज साहबा का हिस्सा है जो फवाद चौधरी साहबा की वाइफ हैं। खेवट नंबर 29, टोटल हिस्सा जो है 359040 है, इसमें साइमा एजाज का 1360 है। ये जो मैं सारी तफसीलात आपको दे रहा हूँ, ये पंजाब लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उसका ये ऑफिशियल उससे हासिल की गई हैं, ये जो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। खेवट नंबर 29, उसमें जो टोटल हिस्सा है 359040, उसमें साइमा एजाज साहबा का 9792 उनका हिस्सा है। फिर खेवट नंबर 30, इसमें साइमा एजाज साहबा का हिस्सा 816 है, जबकि टोटल जो है ये 31008 है। खेवट नंबर 57, इसमें साइमा एजाज साहबा का हिस्सा 1224 है। खेवट नंबर 70, इसमें साइमा एजाज साहबा का हिस्सा जो है 136 है। फिर आ जाइए खेवट नंबर 33, उसमें जो हिस्सा है साइमा साहबा का वो 447 है। खेवट नंबर 72 72, उसमें साइमा साहबा का हिस्सा 5 है, जबकि टोटल जो हिस्से हैं 480 है। फिर खेवट नंबर 32 में आ जाइए, उसमें भी साइमा साहबा का हिस्सा 19 है, जबकि टोटल हिस्सा 16240 है। फिर खेवट नंबर 29, साइमा साहबा का हिस्सा 17। फिर खेवट नंबर 29, इसमें ये मालिक कब्ज़ा इनकी नौयत हकूक़ है और उसमें उनका हिस्सा 13 है, जबकि टोटल 3960 है। फिर खेवट नंबर 41, इसमें जो इनका नौयत हकूक़ है वो मालिक कब्ज़ा हैं और हिस्सा 1 है इनका। फिर खेवट नंबर 44, इनमें इनका हिस्सा 2 है। खेवट नंबर 31, इनमें इनका हिस्सा 1 है। खेवट नंबर 27, उसमें भी इनका हिस्सा 1 है। अब आ जाइए खेवट नंबर 30, इसमें ये मालिक हैं लेकिन ये रहन पर भी है, इसमें हिस्सा 1 है। ये एक और चीज़ छुपाई गई है, आप अपनी लाइबिलिटीज़ में बताते हैं कि मैंने अगर कोई कर्जा लिया है तो वो कितना कर्जा है, लेकिन यहाँ पर जो रिकॉर्ड बता रहा है ये हिस्सा जो साइमा एजाज साहबा का है, जो फवाद चौधरी साहब की वाइफ हैं, ये रहन में है ये हिस्सा, यानी ये गवर्नमेंट के पास है, लेकिन कहाँ से कर्जा लिया गया, कितना कर्जा लिया गया, ये फवाद चौधरी साहब ने अपने कागजात नामजदगी में इसका जिक्र नहीं किया। खेवट नंबर 57, यहाँ पर भी हिस्सा 1 है। खेवट नंबर 33, इसमें हिस्सा 7 हिस्सा है इनके। फिर खेवट नंबर 33 में जो ये जो इनके मालिक की हैसियत से इनके 119 हिस्से हैं। खेवट नंबर 32 में मालिक की हैसियत से साइमा एजाज साहबा के 19 हिस्से हैं। खेवट नंबर 29 में मालिक की हैसियत से इनके 17 हिस्से हैं। इसी तरह ये अब कुछ जो हिस्सा है ये साइमा फवाद साहबा जो दुख्तर हैं खालिदा खानम, यहाँ पर खेवट नंबर 29 में इनके 13 हिस्से हैं। इसी तरह खेवट नंबर 41 में साइमा फवाद जो दुख्तर खालिदा खानम हैं उनका 1 हिस्सा है। अब मैं आपको एक और जो हमारे पास सरकारी कागजात हैं उनकी मैं आपको तफसील देता हूँ। ये फवाद साहब का ख़ुद अपने नाम पर ये प्रॉपर्टी है जो उन्होंने छुपाई है। खेवट नंबर 32 में ये मालिक हैं 969 हिस्सों के। इसी तरह खेवट नंबर 24 में ये 816 हिस्सों के मालिक हैं। खेवट नंबर 29 में ये 1088 हिस्सों के मालिक हैं। खेवट नंबर 29 में ये मालिक हैं 2720 इनका हिस्सा है। इसी तरह खेवट नंबर 28 में हकदार शामिलात इनकी नौयत है हकूक़ की और 142684 हिस्से इनके पास हैं। इसी तरह खेवट नंबर 41 में ये मालिक कब्ज़ा हैं और कब्ज़ा इनके पास जो हैं वो 544 हिस्से हैं। खेवट नंबर 44 में यह मालिक कब्ज़ा हैं 2720 हिस्सों के। खेवट नंबर 31 में यह मालिक हैं 272 हिस्सों के। खेवट नंबर 27 में यह मालिक हैं
1885 हिस्सों के। खेवट नंबर 27 में ये मालिक हैं 2176 हिस्सों के। खेवट नंबर 30 में ये मालिक हैं 272 हिस्सों के। खेवट नंबर 70 में ये मालिक हैं 32 हिस्सों के। फिर ये खेवट नंबर 33 में मालिक हैं 119 हिस्सों के। खेवट नंबर ये फवाद चौधरी साहब के हिस्सों की तफसीलात हमने आपको बताई हैं। नाज़रीन, ये सारी जो तफसीलात हमने आपको दी हैं ये बुनियादी तौर पर सिर्फ़ एक चीज़ को ज़ाहिर करती हैं, और वो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने जो अपने कागजात नामज़दगी जब दाखिल कराए तो उसमें इन चीज़ों को छुपाया गया। और ये मेरे सामने ये सुप्रीम कोर्ट का एक 3 मेंबर बेंच का ये डिसीजन है जो एजाजुल एहसन साहब ने दिया, और ये निदा खोरो जो हैं उनके केस में है, जिसमें बिल्कुल वाज़े तौर पर ये कहा गया है कि जो एसेट्स हैं अगर वो छुपाए जाएंगे तो वो शख्स जो अपने एसेट्स छुपाता है वो किसी सूरत में भी पाकिस्तानी कौम का लीडर बनने का अहल नहीं है। वो मजलिस शूरा का मेंबर नहीं हो सकता, यानी वो पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये जो सब कुछ है, जो तफसीलात हमने आपको बताई हैं। अब तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब से हमारा ये सवाल है कि आपने ये कहा कि आप पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाएंगे, साफ़ शफाफ क़यादत फराहम करेंगे जो आइन और कानून के मुताबिक काम करेगी, और इस नए पाकिस्तान में 2 कानून नहीं होंगे, सिर्फ़ एक कानून होगा और वो सबके लिए होगा। अगर नवाज़ शरीफ साहब सिर्फ़ एक अकामे की बुनियाद पर घर भेजे जा सकते हैं और वो पाकिस्तानी कौम की क़यादत करने के अहल नहीं हैं, तो फवाद चौधरी साहब जो इस वक्त आपके इंतहाई जो मुकर्रब मिनिस्टर्स हैं उनमें वो शामिल हैं, वो किस तरह पाकिस्तानी कौम को लीड कर सकते हैं? वो जेहलम के लोगों को किस तरह लीड कर सकते हैं? जब वो रहते कहते हैं कि मेरी रिहाइश का मौज़ा लुद्दड़ है, तहसील दीना, लेकिन वहाँ पर उनका अपना कोई घर नहीं है, उनके नाम कोई जायदाद नहीं है। किसके पास रहते हैं? कहाँ पे वो रहते हैं? ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने दी, और ये हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी दायर किया है। हमने अदालत से ये इस्तदा की है कि इस हवाले से वो डिक्लेरेशन दें। इस हवाले से जो फवाद चौधरी साहब हैं वो इस अहल नहीं है कि वो अपने इलाके के लोगों की नुमाइंदगी कर सकें, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के रुकन रह सकें, वो वफाकी काबीना के एक रुकन रह सकें। और ये आज के हालात में नहायत ज़रूरी है, इसलिए कि जिन चैलेंजेस का पाकिस्तानी कौम को सामना है, हमें वो लीडरशिप चाहिए जो शफाफ हो, जो ना ब्लैकमेल करने वाली हो, ना ब्लैकमेल होने वाली हो, जो खुले दिल से आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करे, इस मुल्क की खिदमत करे। नाजरीन, ये हमारा मुकदमा है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, और ये आपके सामने भी हमने रखा है। फवाद चौधरी साहब जब चाहें आके अपने इल्ज़ामात का जवाब दे सकते हैं। ये सारा कुछ, देयर इज़ नथिंग पर्सनल अबाउट इट। एक जो एक अहलियत का मेयार है वो सबके लिए एक होना चाहिए, और ये सब कुछ बताने का मकसद, आज आपके सामने रखने का मकसद ये है कि हम सब उस पाकिस्तान को तामीर कर सकें जिसमें कानून सबके लिए एक हो, और जो शख्स भी कानून की नज़र में किसी भी गलती का मुर्तकब हो, कुछ भी उसने गलत किया हो, ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से, तो उसको फिर पाकिस्तान की कौम की नुमाइंदगी करने का, हमारा लीडर बनने का कोई हक नहीं। एक छोटा सा वक्फा और अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले आपको पूरी तफसीलात बताई। नॉमिनेशन पेपर जो थे फवाद चौधरी साहब के, उसमें अपने नाम जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसको छुपाया गया, उनकी बेगम साहबा के नाम जो प्रॉपर्टी थी उसको छुपाया गया, जो उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी उसको भी, जो पहला उन्होंने अपना फॉर्म दे दिया, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो डिटेल दी उसमें उसको छुपाया उन्होंने। यहाँ तक छुपाया कि जो उन्होंने कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ को कोई चंदा नहीं दिया। ये उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक एफिडेविट साथ ये कहा कि आपने ये लगाना है कि कोई भी जो चीज़ अगर गलत होगी मेरे फॉर्म्स में तो उसकी बुनियाद पर मेरा इलेक्शन फौरी तौर पर वाइड हो जाएगा।
ये कह रहे हैं फवाद चौधरी कि मैंने कोई चंदा नहीं दिया तहरीक इंसाफ को, जबकि हमने इन कागजात में आपको दिखाया, अभी फिर आगे जाके दिखा देंगे, वो रसीद है 50,000 रुपये की जो तहरीक इंसाफ को दी फवाद चौधरी साहब ने। एक एक जगह पर झूठ बोला है। फिर मैं ये, मेरे साथ अब मुर्तज़ा हैं, राना ताहिर साहब हैं, और एक बार बार एक ये सवाल आता है कि वो कहते हैं कि मैं मौज़ा लुदड़, मेरा ये मेरी रिहाइशगाह है तहसील दीना में, लेकिन वहाँ पर उनके नाम कोई घर नहीं है। किसके पास रहते हैं वो? क्या मुर्तज़ा मुझे ये बताइए कि ये जो सारे नॉमिनेशन पेपर्स में इतनी प्रॉपर्टीज़ पूरी, हम आगे कल परसों ट्रांसमिशन भी करेंगे जिसमें हम जो लैंड रेवेन्यू को पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जो खेवट है ये क्या चीज़ है, ये इसका क्या मतलब है। ये इतनी प्रॉपर्टी है उनकी वाइफ के नाम। अच्छा, फिर 3 नाम है उनके जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पर फवाद अहमद हैं, कहीं पर चौधरी फवाद हुसैन है, और फिर कहीं पर वो फरीद अवैस हैं। इस तरह उनके 3 नाम हैं, और उसका मकसद कि आम बंदे को तो पता ही नहीं चल सकता कि इतनी प्रॉपर्टी है। अब अगर नवाज शरीफ साहब एक अकामे की बुनियाद पर घर जा सकते हैं, तो फवाद चौधरी साहब का हक है कि फिर वो नुमाइंदगी करें। जो दस्तावेज़ात आपने पूरी दुनिया के सामने रखी हैं, उन दस्तावेज़ात की रोशनी में साफ नज़र आता है एक तालिब इल्म की हैसियत से कानून के कि ये खाइन शख्स हैं, और इनका अब ओहदे पे रहना जो है वो बददियानती होगा। और दूसरी बात, अगर इनको कोई चैलेंज नहीं करता तो इनको किसी न किसी को हमें चैलेंज करना होगा। फाइल कर दी है, पिटीशन फाइल है, तो उसमें सबसे अहम जो मसला है, आपने ये चीज़ें साबित कर दी हैं। अब ऑनर्स ऑफ प्रूफ्स हमारे ऊपर था, हमने तो प्रूफ सारे दे दिए हैं। इस हवाले से जो कुछ भी आपने कहा, ये बददियानत साबित हो चुके हैं। इनको कोर्ट ऑफ लॉ से भी सज़ा होनी चाहिए। इनको जिस तरह से बाकी लोगों को सजाएं हो रही हैं पनामा के बाद, आपने देखा जो बात कही ना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये मेरे पास ये जजमेंट है, ये जस्टिस अजमत सईद साहब, जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब की, ये निदा खोरो साहबा जो हैं उनकी हवाले से ये लाड़काना से जो MP है जी, ये कहा है इस फैसले में, एजाज उल हसन साहब ने ये ऑर्डर लिखा है कि जो पब्लिक नुमाइंदे हैं जो अपने एसेट्स छुपाते हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो डिस्क्वालीफाई हो, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए जी। वो क्योंकि वो एक इतनी बड़ी ये बददियानती है, सिर्फ ये नहीं है कि उनको आप डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दें, उनको सज़ा भी देनी चाहिए। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले भी प्रिंसिपल ले डाउन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही किया था कि अगर कोई भी शख्स जो कि बददियानती का मुर्तकब हो, झूठ बोले, आर्टिकल 61, 62 की बात जब बहुत ज़्यादा एलेबोरेशंस होती रही हैं, वहाँ पे डेलिब्रेशंस हुई हैं, बहुत से फैसलों में हवाले दिए गए हैं, उसमें बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी उधर भी लिखा हुआ है कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है CRPC के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और ये एक तरफ तो ये है कि ये अपने ओहदे से जाना होगा इन्हें, और सियासत को खैरबाद कहना होगा। दूसरी बात ये है, आपने ये जो किया है, इसी बुनियाद के ऊपर पंजाब बार कौंसिल में भी इनके खिलाफ दरख्वास्त जाएगी कि ये कहाँ से ये पैसे आते रहे हैं, किस तरह से इनके पास, जिस तरह लोगों से ट्रेल मांगी जाती है, इनसे भी पूछा जाए कि इफ्तिखार चौधरी जो इनके बहुत करीबी अजीज़ थे, उनके दौर में इनकी सारी प्रॉपर्टी बनती रही है, वो कैसे बनती रही है। क्या वो हामिद साहब की जो बुक है उसका अगर हवाला दिया जाए तो क्या वो उसको हम तसव्वुर करें कि वहाँ से कुछ आ रहा था। इस वजह से सर ये सवाल आप सारी ज़िंदगी पूछते आ रहे हैं सियासतदानों से। हम फवाद चौधरी साहब के लिए कोई ये नहीं है कि स्पेसिफिकली उनसे पूछा जा रहा है, कमेंट्स होंगे हमारे पास और भी आएंगे, उसके ऊपर भी सवाल पूछेंगे, लेकिन ये है कि वो साफ साबित हो चुके हैं वो खाइन हैं, क्योंकि लॉ की जो डेफिनेशन है उसमें खाइन कहा जाता है। एक और इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताऊँ राना साहब, कि जो इनका जो एसेट्स और लायबिलिटी का जो फॉर्म है पहला, इसमें इन्होंने बताया कि 130 तोले सोना जो है वो इनकी पहली वाइफ साइमा एजाज साहबा का है। जब इन्होंने दूसरा फॉर्म दिया अपना एसेट्स डिक्लेरेशन का, तो उसमें इन्होंने कहा कि 70 तोले और सोना आ गया। अच्छा, वो जो है वो भी पहली बीवी के नाम इन्होंने उसका जिक्र किया कि साइमा साहबा का है। जो दूसरी बीवी है, क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि जो उनकी दूसरी वाइफ है डॉक्टर हिबा, उनके पास एक सोने की अंगूठी भी नहीं है, एक माशा सोने का भी नहीं है,
वो उन्होंने कहीं पर भी उसको जाहिर नहीं किया। तो ये एसेट्स जो आप छुपाते हैं, एक अकामा नवाज शरीफ साहब ने उसका जिक्र नहीं किया, जिस पे वो बार बार ये कहते हैं कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह वसूल भी नहीं की। सच क्या है झूठ क्या है वो और बात है, लेकिन एक फैसला आ चुका है अदालत का। तो अब फवाद चौधरी साहब ये इतनी बड़ी लैंड छुपाई, इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज छुपाई, इतना कुछ छुपा दिया, राणा साहब रह सकेंगे मेंबर? देखें भाईजान, बात यह है, बुनियादी तौर पर ये जो आपने दस्तावेजात दिखाई हैं, इससे एक बात साफ जाहिर है कि उन्होंने अपने असासे छुपाए। और जो आपने जिक्र किया पाकिस्तान की अदालत उज़्मा पनामा केस में, उसके बाद ये निदा खोड़ो साहबा वाले मामले में तारीखी फ़ैसले दे चुकी है कि कोई अवामी नुमाइंदा जो असासे छुपाने का मुर्तकब हो वो ताहयात नाअहल है। आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब का जो मामला था उसमें पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने अपने फ़ैसले में लिखा कि नवाज शरीफ ने कौम से झूठ बोला, पार्लियामेंट में झूठ बोला, अदालत में झूठ बोला। तो ये असासे छुपाना बहुत बड़ा झूठ है। ये इन्होंने हर जगह पे इलेक्शन कमीशन में अपने असासे जो दाखिल किए वहाँ झूठ बोला। तो ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट के बयान हल्फी का जिक्र किया है, उसकी रोशनी में तो कोई बंदा बच ही नहीं सकता सानी साहब। जब आपने ये कह दिया कि जी ये जो कुछ मैं बयान हल्फी दे रहे हैं कि जी मैं कोई चीज़ नहीं छुपा रहा और गलत नहीं कह रहा कुछ भी। हाँ, जी। और सारा कुछ जो और उसमें पूरी वो बयान अल्फी अगर आप देखें तो उसमें पूरी तफसीलात हैं जो, क्योंकि हुआ ये था कि जब ये इलेक्शन हो रहा था तो ये सारी जमातों ने इन्होंने मिल के उस वो जो फॉर्म है उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, क्योंकि इलेक्शन मुलतवी नहीं करना चाहते थे साकिब निसार साहब, उस बेंच को लीड कर रहे थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि एफिडेविट हर बंदा साथ देगा। जो चीज़ें इन्होंने निकाल दी थी उम्मीदवारों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के, तो वो उन्होंने सारी उस एफिडेविट की सूरत में शामिल कर दी दोबारा, जो इन्होंने सबमिट किया। अब वो एफिडेविट भी मौजूद है, ये सारी। अच्छा, एक इसमें और भी मैं आपको बता दूं, फवाद चौधरी साहब ने टेक्निकल ग्राउंड पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हासिल की थी, क्योंकि वो ये अब चली प्ली ले ली थी कि पिटीशंस 2 हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि जब एक फोरम पर एक जो यानी चार्जेस हैं उस पर 2 फैसले नहीं आ सकते, इसलिए हाई कोर्ट ने इनको इजाज़त दे दी इलेक्शन लड़ने की। उसके बाद किसी ने इस केस को परस्यू नहीं किया। और फवाद चौधरी साहब अपनी वो जो पॉलिटिक्स है उसके साथ आगे रहे। लेकिन इनके हमने खैर सोचा कि ज़रा इनके बारे में तहकीकात करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि देयर इज़ नथिंग पर्सनल, वो एक पॉलिटिकल फिगर है। और बात करते हैं तो पाकिस्तान का कानून, उसको जब हमने पूरी तहकीक की, इसके लिए उनके मौजा लुधड़ भी जाना पड़ा। इसके लिए उनकी जो आरिफ वाला जो जगह है, क्योंकि ये जो खेवट है, ये जो सारी लैंड है जो उनकी वाइफ के नाम है, फिर जो इनहेरिटेड लैंड है, वो सारी की सारी इसकी तफसीलात लेना कोई आसान काम नहीं था, किसी को पता नहीं था। इसमें हमें महीने लगे, लेकिन बड़े सब्र से बोल ने इसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया। और इंशाल्लाह ताला ये हम अदालत में भी चले गए हैं, बिकॉज वी वांटेड टू सेट एन एग्जांपल फॉर दीज करप्ट पॉलिटिशियंस, के करप्ट प्रैक्टिसेस वाले जो लोग हैं वो कंटिन्यू नहीं कर सकते इस तरीके से। तो अब ये मामला क्योंकि अदालत में है, मैं इसके आउटकम पर तो बात नहीं करता, लेकिन ये जो सारे बेंचमार्क तय कर दिए गए हैं उसकी रोशनी में अगर एक अकामे की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब घर जा सकते हैं, तो एक मॉरल सवाल इमरान खान साहब के लिए अब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो नए पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारा उनसे सिर्फ एक सवाल है कि एक ऐसा शख्स जो इतनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम, अपने नाम छुपा रहा है, अपने नॉमिनेशन पेपर में जाहिर नहीं कर रहा, आपकी काबीना में है और आप उसे अपना तर्जमान भी बनाने जा रहे हैं, ये फिर क्या मैसेज आएगा? ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इस हवाले से सोचना होगा, बल्कि उनके पास इंफॉर्मेशन गई है काफ़ी सारी। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने कुछ डिसीजन लेने का सोचा था और शायद उन्होंने हल्का सा इशारा दिया अपने बहुत करीबी लोगों को कि मैं इस तरह के कुछ काम करने जा रहा हूँ, और फौरी तौर पर उन्हें उन्हीं जो दोस्त लोग थे वहाँ पे मौजूद, उन्होंने बताया कि खान साहब ये काम ना करें, ये काम इसलिए न करें क्योंकि ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है फवाद साहब की। और उस हवाले से जब किया गया तो फिर चांद साहब का इस्तीफ़ा भी रुक गया और इनका भी नोटिफिकेशन नहीं हो सका। लेकिन बात यह है कि अगर खान साहब इसको कंटिन्यू करते हैं, कोई बात करते हैं इसी तरह की जिस तरह से पहले हम सुनते रहे हैं या अभी हमारे सोर्सेज भी ये बता रहे हैं, तो यकीनन जो लोग इंसाफ, तहरीक इंसाफ के साथ अभी भी
बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, नौजवान तबका बहुत ज़्यादा है, वो बहुत शर्मिंदा होगा खान साहब के ऐसे फ़ैसले से। वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड होंगे कि हमारे खान साहब जो हर किसी के एहतसाब की बात करते हैं, अपने साथ ऐसे शख्स को लिए फिरते हैं जो बिल्कुल बददियानत है और जिसने एसेट्स छुपाए हैं, जो आर्टिकल 62, 63(1)(f जो है उनके ऊपर पूरा नहीं उतरता। जिस शख्स ने ये झूठ बोला कौम के साथ कि वो इतनी अमाउंट रखता है, इतने पैसे रखता है, तो इसमें टैक्स एविजन भी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि टैक्स एविजन नहीं आएगी, इसमें एक नहीं, इसमें 20 केसेस हैं। एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस भी बनेगा, एफबीआर जो है वो भी देखेगा। देखें, जो आपने जो मामला आप अदालत में आलिया में लेकर गए हैं, ये मैं समझता हूँ आपने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया कि एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तान का वफाकी वजीर है, जो अवामी नुमाइंदा है, और उसने गलत डिक्लेरेशन दिया, झूठ बोला, आप उसको बेनकाब करने के लिए और उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मामले को आपने कानून का दरवाज़ा खटखटाया। ये बहुत अच्छी बात है, और सारे लोगों को जिनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिले उन्हें चाहिए कि वो मुतल्लका फोरम पे अदालत से रजू करें। सुप्रीम कोर्ट जो है ना समी साहब, नवाज शरीफ के केस में, जहांगीर तरीन के केस में, बाकी मामलात में, ये निदा खोड़ो साहब जो मामला तय कर चुकी है, उसकी रोशनी में इन दस्तावेज़ात को देखने के बाद एक बात क्लियर है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो असासे छुपाने के मुर्तकिब हुए। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक ही फ़ैसला होगा। और इस अदालत में गए, मैं बिल्कुल, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से बोल की स्क्रीन से ये मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल हम भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उन कोशिशों में शरीक हैं कि ये एक नया पाकिस्तान बने। हर उस सियासतदान की, हर उस सियासी जमात, हर उस पाकिस्तानी के साथ हम खड़े हैं जो एक उस पाकिस्तान का क़याम चाहता है जिसमें कानून सबके लिए को, और जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जो लोग इस मुल्क में कानून से ज़िंदा रहने की बजाय कानून को हाथ में लेते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, अब हम इंशाल्लाह ऐसा पाकिस्तान बनेगा जहां ऐसे लोगों को हम रहने की, पूरी कौम उनको इजाज़त नहीं देगी। बहरहाल नाजरीन, इंशाल्लाह बोल की स्क्रीन से हम नए पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, कानून की अमलदारी के लिए, कानून की पासदारी के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की अदलिया जो इस वक्त इंतहाई इंडिपेंडेंट है, वाइब्रेंट है, पाकिस्तानी कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतर रही है, आइन और कानून के मुताबिक ऐसा फैसला देगी कि जिससे जिसने भी जुर्म किया उसको सज़ा मिलेगी। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।